Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Students, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस 2 का चैप्टर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन और ये है इस चैप्टर का पार्ट 3। याद रखिएगा, इस पार्ट में हम आपकी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी मार्क मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस डिटेल लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम जेनेटिक्स के पायोनियर ग्रेगर मेंडल के बारे में जानेंगे। फिर हम समझेंगे उनके फेमस पी प्लांट के सीक्रेट्स को, कि आखिर उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना। इसके बाद हम उनके दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिर हम मेंडल के फैक्टर्स को आज के जीन्स से कनेक्ट करेंगे और एंड में सबसे जरूरी फुल मार्क्स मास्टर क्लास एंड रीकैप, जहां हम एग्जाम के लिए सब कुछ रिवाइज करेंगे और कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मेंडल द जेनेटिक्स पायनियर। बच्चों, आज हम उस इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को समझाया कि इनहेरिटेंस यानी माता पिता से बच्चों में गुण यानी कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। इसकी जो मिस्ट्री थी ना, उसको उन्होंने ही सॉल्व किया था। आपकी टेक्स्ट बुक की पहली लाइन ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में है। देखिए, उनका बर्थ 1822 में और डेथ 1884 में हुई। अब आप सोचिए, ये डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एग्जामिनर आपसे ये डेट्स डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर इससे हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये वो समय था जब एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, डीएनए क्या होता है ये तो किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद इस ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने मटर के पौधे यानी पी प्लांट पर इतनी गहरी स्टडी की। उन्होंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होने के पीछे कुछ पक्के रूल्स यानी प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके काम को उनके जीते जी कोई पहचान ही नहीं मिली। उनके डेथ के कई सालों बाद 20th सेंचुरी में जब साइंस आगे बढ़ी, तब उनके काम को रीडिस्कवर किया गया और आज मॉडर्न जेनेटिक्स की पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग उन्हीं के दिए हुए प्रिंसिपल्स पर खड़ी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द पी प्लांट सीक्रेट्स। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आता है कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे, जिसका साइंटिफिक नेम पीसम सटिवम है, उसको ही क्यों चुना? आम, गुलाब या कोई और पौधा क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत सॉलिड साइंटिफिक रीजंस थे। चलिए इसके सीक्रेट्स को एक एक करके अनकवर करते हैं। ध्यान दीजिए, मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए पी प्लांट के उन फीचर्स को चुना जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब ऐसे गुण जिन्हें हम साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते थे। उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स चुने और हर कैरेक्टरिस्टिक के 2 म्यूचुअली कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। अब ये कंट्रास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है एकदम ऑपोजिट। जैसे हाइट में या तो लंबा या छोटा, सीड शेप में या तो गोल या झुर्रीदार, कोई बीच की स्टेज नहीं। इस क्लियर डिफरेंस की वजह से उन्हें अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड और एनालाइज करना बहुत आसान हो गया। यहां से एक आसान 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिड मेंडल स्टडी इन पी प्लांट्स? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, 7 पेयर्स। चलिए अब इन 7 ट्रेट्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। स्क्रीन पर फोकस कीजिए। पहला कैरेक्टर है सीड शेप यानी बीज का आकार। इसके 2 ऑपोजिट ट्रेट्स क्या है? एक है एकदम राउंड यानी गोल और दूसरा है व्रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। दूसरा कैरेक्टर है सीड कलर। इसके ट्रेट्स हैं येलो यानी पीला और ग्रीन यानी हरा। तीसरा कैरेक्टर है फ्लावर कलर, फूल का रंग। इसके ट्रेट्स हैं पर्पल और व्हाइट। आप नोटिस कर रहे हैं, हर कैरेक्टर के 2 बिल्कुल अलग, साफ दिखने वाले ऑप्शंस हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा कैरेक्टर है फ्लावर पोजीशन यानी फूल पौधे पर लग कहाँ रहा है। अगर फूल स्टेम के साइड से ब्रांचेस के बीच में से निकल रहा है, जैसा आप लेफ्ट इमेज में देख रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और अगर फूल एकदम स्टेम के टॉप पर यानी चोटी पर खिल रहा है, तो उसे कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। पांचवा कैरेक्टर है प्लांट हाइट। इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, टॉल यानी लंबा पौधा और ड्वार्फ यानी छोटा या बौना पौधा। और अब आते हैं आखिरी 2 कैरेक्टर्स पर, जो मटर की फली यानी पॉड से जुड़े हैं। छठा कैरेक्टर है पॉड शेप। या तो फली एकदम फूली हुई और स्मूथ होगी, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेटेड, या फिर वो ऐसी होगी जिसमें दानों के निशान ऊपर से दिखें, थोड़ी पिचकी हुई, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड। और हमारा 7वां और आखिरी कैरेक्टर है पॉड कलर। इसके 2 ट्रेट्स हैं, ग्रीन और येलो। बच्चों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ध्यान से सुनो, सीड का येलो कलर डोमिनेंट है, लेकिन पॉड का ग्रीन कलर डोमिनेंट है। ये उल्टा है। एग्जामिनर यहीं पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस कंफ्यूजन से बचना है। बच्चों, ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। इसको आराम से समझते हैं। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव।
डोमिनेंट का मतलब है पावरफुल ट्रेट, वो जो हमेशा दिखाई देता है अगर वो प्रेजेंट हो, और रिसेसिव मतलब कमजोर ट्रेट जो डोमिनेंट की मौजूदगी में छिप जाता है। चलिए रिवाइज करते हैं। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। फ्लावर कलर में पर्पल डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। और प्लांट हाइट में टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव। ये टेबल आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। एग्जामिनर इस पर सीधा 3 मार्क्स का टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों में भी बिल्कुल ऐसे ही डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं? चलिए इस टेबल से समझते हैं। आप ट्राई कीजिए। क्या आप अपनी जीभ को यू शेप में रोल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास रोलिंग टंग का डोमिनेंट ट्रेट है, और जो नहीं कर सकते उनके पास रिसेसिव ट्रेट है। अब अपने कान के नीचे के हिस्से यानी ईयरलोब को चेक करो। अगर वो आपके फेस से अलग से लटक रहा है तो ये फ्री ईयरलोब है, जो एक डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर वो सीधा फेस से चिपका हुआ है तो ये अटैच्ड ईयरलोब है, जो एक रिसेसिव ट्रेट है। बिल्कुल इसी तरह हाथों पर बाल होना या ब्लैक और कर्ली हेयर होना भी डोमिनेंट ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इससे आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अब तक हमने मेंडल के टूल्स के बारे में जाना, यानी पी प्लांट और उसके 7 कैरेक्टर्स। अब हम चैप्टर के सबसे क्रूशल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं। सेक्शन 3, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल का पहला और सबसे फाउंडेशनल एक्सपेरिमेंट था। इसमें हम देखेंगे कि जब हम एक समय पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो रिजल्ट्स क्या आते हैं, और इससे इनहेरिटेंस का कौन सा नियम सामने आता है। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? टेक्स्ट बुक कहती है अ क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यहाँ कीवर्ड है 1 पेयर। मोनो का मतलब ही 1 होता है। हमें क्रॉस करवा रहे हैं 2 ऐसे पेरेंट्स के बीच जिनके पास एक ही कैरेक्टर के 2 अलग अलग ऑपोजिट फॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कैरेक्टर लेंगे प्लांट हाइट। उसका कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या है? टॉल और ड्वार्फ। तो जब हम एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस करवाते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम में 1 मार्क की डेफिनेशन आती है और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? वो लिखते हैं डिफरिंग इन 1 कैरेक्टर। नहीं, डिफरिंग इन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये पेयर वर्ड लिखना कंपलसरी है। चलिए अब इस क्रॉस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं। सबसे पहली जनरेशन जिनको हम क्रॉस करवाते हैं उन्हें कहते हैं पेरेंटल जनरेशन या P1। हमने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ये जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, लंबा और छोटा, इसे कहते हैं फिनोटाइप। याद रखो, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस, P फॉर फिनोटाइप। अब इनके अंदर का जेनेटिक कोड क्या है? उसे कहते हैं जीनोटाइप। G फॉर जेनेटिक, G फॉर जीनोटाइप। हम प्योर टॉल प्लांट का जीनोटाइप लिखते हैं कैपिटल T और प्योर ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल t। हम हमेशा जीन्स को पेयर्स में क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक जीन मदर से और एक फादर से मिलता है। और रूल ये है कि डोमिनेंट ट्रेट के लिए कैपिटल लेटर और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर यूज होता है। अब आते हैं अगले स्टेप पर। रिप्रोडक्शन के टाइम पेरेंट्स गैमीट्स बनाते हैं। जो टीटी वाला पेरेंट है वो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बना सकता है जिसमें कैपिटल T होगा, और टीटी वाला पेरेंट सिर्फ स्मॉल t वाला गैमीट बना सकता है। जब इनका क्रॉस हुआ तो T गैमीट और स्मॉल t गैमीट आपस में जुड़ गए। इससे जो पहली जनरेशन बनी उसे हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1। अब सोचिए, F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स का जीनोटाइप क्या होगा? एक T एक पेरेंट से और एक T दूसरे पेरेंट से, तो जीनोटाइप बना TT। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात अब आती है। जब मेंडल ने इन प्लांट्स को देखा तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे, एक भी छोटा प्लांट नहीं था। फिनोटाइप था टॉल। यहीं से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने कंक्लूड किया कि T वाला फैक्टर स्मॉल t वाले फैक्टर पर डोमिनेंट है। मतलब जब T और T साथ में होते हैं तो सिर्फ T का राज चलता है और प्लांट लंबा दिखता है। स्मॉल t वाला फैक्टर वहां है पर छिपा हुआ है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मेंडल ने F1 जनरेशन के TT प्लांट्स का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। इस जनरेशन को हम कहते हैं P2। अब TT वाला प्लांट 2 तरह के गैमेट्स बना सकता है। 50% गैमेट्स में T होगा और 50% में T होगा। इसके रिजल्ट्स को आसानी से निकालने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। देखिए स्क्रीन पर, हम एक 2x2 का बॉक्स बनाते हैं। ऊपर एक पेरेंट के गैमेट्स लिखते हैं T, और साइड में दूसरे पेरेंट के गैमेट्स T। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला बॉक्स ऊपर से T साइड से T मिला के बना TT। दूसरा बॉक्स
ऊपर से टी साइड से टी बना टीटी। तीसरा बॉक्स ऊपर से टी साइड से टी बना टीटी। और चौथा बॉक्स ऊपर से टी साइड से टी बना टीटी। ये F2 जनरेशन यानी सेकंड फिलियल जनरेशन के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब आते हैं इस पनेट स्क्वायर के रिजल्ट पर। चलिए इन चारों बॉक्सेस का फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस निकालते हैं। पहला बॉक्स है टीटी, ये प्लांट कैसा होगा? टॉल। दूसरा बॉक्स है टीटी, ये कैसा होगा? ये भी टॉल होगा क्योंकि टी डोमिनेंट है। तीसरा बॉक्स टीटी भी टॉल होगा। और चौथा बॉक्स टीटी कैसा होगा? बिल्कुल सही, ये ड्वार्फ होगा। तो अब काउंट करते हैं। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज में से कितने प्लांट्स टॉल हैं? 3। और कितने ड्वार्फ हैं? 1। तो हमें F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला? 3:1। यही मेंडल की सबसे पहली और हिस्टोरिक डिस्कवरी थी। लेकिन अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं और इनका जेनेटिक मेकअप यानी जीनोटाइप देखते हैं। पनेट स्क्वायर को फिर से देखिए। पहला टाइप है टीटी यानी प्योर टॉल, ऐसा कितना है? सिर्फ 1। दूसरा टाइप है टीटी, ऐसे कितने हैं? 2। ये दिखने में तो टॉल हैं, पर इनके पास ड्वार्फ वाला जीन भी है, इसलिए इनको हाइब्रिड टॉल कहते हैं। और तीसरा टाइप है टीटी यानी प्योर ड्वार्फ, ऐसा कितना है? 1। तो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या बना? 1:2:1 यानी 1 टीटी, 2 टीटी और 1 टीटी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं वो सुनिए। फिनोटाइपिक रेशियो है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। इन दोनों को कभी कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए इन 2 टर्म्स को एक बार और क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिनोटाइप वो है जो आपको फिजिकली दिखता है, P फॉर फिजिकल, P फॉर फिनोटाइप। जैसे प्लांट का लंबा या छोटा होना, ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है। जीनोटाइप उस फिजिकल अपीयरेंस के पीछे का जेनेटिक कोड है। G फॉर जेनेटिक, G फॉर जीनोटाइप। ये वो पेयर ऑफ जीन्स है जैसे TT, TT या TT जो उस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सिंपल एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स ने सेम ब्लू शर्ट पहनी है तो उनका फिनोटाइप अपीयरेंस सेम है। लेकिन हो सकता है एक ने शर्ट खरीदी हो और दूसरे ने रेंट पर ली हो, तो उनका बैकग्राउंड जीनोटाइप अलग है। और 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम। जब किसी ट्रेट के लिए दोनों जीन्स एक जैसे हों, या तो दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी, तो उसे होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इन्हें प्योर लाइन भी कहा जाता है। दूसरा है हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब किसी ट्रेट के लिए दोनों जीन्स अलग अलग हों, एक कैपिटल और एक स्मॉल टी, तो उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इन्हें हाइब्रिड भी कहा जाता है। ये टर्म्स आपके आंसर्स में कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को बहुत कुछ साफ हो गया। लेकिन एक साइंटिस्ट का दिमाग यही नहीं रुकता। उनके मन में अगला सवाल आया, क्या होता है जब हम एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ स्टडी करते हैं? क्या एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे को अफेक्ट करता है? इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपना अगला और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसे हम कहते हैं सेक्शन 4, द डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। डाई का मतलब है 2, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेंडल ने लिया सीड शेप, जिसका पेयर है राउंड/स्प्रिंकल्ड, एंड सीड कलर, जिसका पेयर है येलो/ग्रीन। उन्होंने एक ऐसा पेरेंट प्लांट लिया जिसके सीड्स राउंड और येलो थे, जिसका जीनोटाइप था RRYY, और दूसरा पेरेंट जिसके सीड्स ब्रिंकल्ड और ग्रीन थे, जिसका जीनोटाइप था RRYY। P1 जनरेशन RRYY एंड RRYY को क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स का जीनोटाइप बना RRYY। और फिनोटाइप, सारे सीड्स राउंड और येलो थे क्योंकि राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग स्टेप, F1 प्लांट RRYY के गेमीट्स कैसे बनेंगे? स्टूडेंट्स यहां पूरा ध्यान दो। इसमें जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, मतलब कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी जा सकता है और कैपिटल R के साथ स्मॉल y भी जा सकता है। ऐसे ही स्मॉल r के साथ कैपिटल Y भी जा सकता है और स्मॉल r के साथ स्मॉल y भी। तो टोटल 4 अलग तरह के गेमीट्स बनने की पॉसिबिलिटी हैं, RY, RY, RY और स्मॉल RY। अगर आपने ये 4 गेमीट्स सही बना लिए तो आपका आधा काम हो गया। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अब इन 4 मेल गैमेट्स और 4 फीमेल गैमेट्स को क्रॉस करने के लिए हम बनाएंगे एक बड़ा 4x4 का पुनेट स्क्वायर। इसमें टोटल 16 बॉक्सेस होंगे। देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर है बहुत सिंपल। ऊपर लिखो मेल गैमेट्स RY, 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 RY। साइड में लिखो फीमेल गैमेट्स RY, 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 RY। अब एक एक करके फिल करो। पहला बॉक्स RY इंटू RY इज इक्वल टू RRYY। दूसरा बॉक्स RY इंटू RY इज इक्वल टू RRYY। हमेशा सेम लेटर्स को साथ में लिखना है।
आर के साथ आर, वाई के साथ वाई और कैपिटल लेटर पहले लिखना है। थोड़ा टाइम लगेगा पर आराम से इस पूरे टेबल को फिल करना है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आपके 16 बॉक्सेस फिल हो जाएंगे तब आएगा इस एक्सपेरिमेंट का मैजिक मोमेंट। हम इन 16 कॉम्बिनेशंस का फिनोटाइप निकालेंगे। जब आप आराम से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 4 तरह के सीड्स बन रहे हैं। आपको 9 सीड्स मिलेंगे जो राउंड और येलो होंगे, 3 सीड्स मिलेंगे जो राउंड पर ग्रीन होंगे, 3 सीड्स मिलेंगे जो रिंकल्ड पर येलो होंगे और सिर्फ 1 सीड मिलेगा जो रिंकल्ड और ग्रीन होगा। इससे एक नया और बहुत फेमस रेशियो निकल कर आया। ये है डाई-हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। इस रेशियो को आपको हमेशा याद रखना है। इस टेबल में आप इस रेशियो का ब्रेकडाउन आराम से देख सकते हैं। 16 में से 9 है राउंड येलो, 3 है राउंड ग्रीन, 3 है रिंकल्ड येलो और 1 है रिंकल्ड ग्रीन। ये रेशियो प्रूव करता है कि दोनों कैरेक्टर्स, शेप और कलर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। शेप का इनहेरिटेंस कलर को इफेक्ट नहीं करता और कलर का इनहेरिटेंस शेप को इफेक्ट नहीं करता। और अब आते हैं डाई-हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो पर। यह बहुत लंबा है। 1:2:1:2:4:2:1:2:1। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये 16 बॉक्सेस के अंदर जो 9 अलग अलग जीनोटाइप बने हैं उनका काउंट है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर राउंड येलो RRYY सिर्फ 1 है और सबसे ज्यादा यानी 4 हैं हाइब्रिड राउंड येलो RRYY। ये रेशियो दिखाता है कि जेनेटिक लेवल पर कितनी ज्यादा वेरिएशन क्रिएट होती है। सेक्शन 5 फ्रॉम फैक्टर्स टू जीन्स। तो अब तक हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझा, लेकिन याद रखिए मेंडल ने ये सब फैक्टर्स वर्ड यूज करके समझाया था। उन्हें जीन्स या डीएनए के बारे में नहीं पता था। तो अब हम मेंडल की उस दुनिया से निकलकर आज की मॉडर्न जेनेटिक्स की दुनिया में आते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। सोचकर देखिए, मेंडल को नहीं पता था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स या डीएनए जैसी कोई चीज होती है। वो इन चीजों को जो ट्रेड्स कंट्रोल करती हैं, सिंपल भाषा में फैक्टर्स कहते थे। और उन्होंने क्या कहा था कि फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। यहां उनकी ब्रिलियंस दिखती है। आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये फैक्टर्स असल में जीन्स हैं। और स्क्रीन पर देखिए, ये जीन्स इन क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं और क्रोमोसोम्स भी हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, एक मदर से एक फादर से। इसलिए जीन्स भी पेयर्स में होते हैं। सोचिए, मेंडल ने बिना देखे सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से जो अनुमान लगाया था वो आगे जाकर बिल्कुल सही साबित हुआ। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 6 फुल मार्क्स मास्टर क्लास एंड रिकैप। इस सेक्शन में हम सब कुछ कंसोलिडेट करेंगे ताकि आप एग्जाम में एक भी मार्क ना मिस करें। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी। डाईहाइब्रिड क्रॉस, 2 पेयर्स की स्टडी। फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। डोमिनेंट, वो ट्रेट जो एक्सप्रेस होता है। रेसेसिव, वो ट्रेट जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में छिप जाता है। होमोजाइगस, जब दोनों जीन्स सेम हो, TT। हेट्रोजाइगस, जब दोनों जीन्स डिफरेंट हो, TT। ये डेफिनेशंस आपको A से Z तक बिल्कुल साफ याद होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में करते हैं और आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नंबर 1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 को मिक्स कर देना। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछा गया है। नंबर 2, डाईहाइब्रिड क्रॉस में RRYY से वो 4 गैमीट्स RY गलत बनाना। अगर गैमीट्स गलत तो पूरा पनेट स्क्वायर गलत हो जाएगा। और नंबर 3, होमोजाइगस सेम और हेट्रोजाइगस डिफरेंट की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाना। इन 3 गलतियों से आप बच गए तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। ये टेबल आपके लिए एक परफेक्ट रिवीजन टूल है। चलिए मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मोनोहाइब्रिड में 1 पेयर, डाईहाइब्रिड में 2 पेयर्स। F2 फिनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड में 3:1, डाईहाइब्रिड में 9:3:3:1। F2 जीनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड में 1:2:1 और डाईहाइब्रिड में वो लंबा वाला रेशियो। ये टेबल आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखवाएगा। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपने जेनेटिक्स की फाउंडेशन को, उसकी नींव को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैं जानता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, पर मेरी एक सलाह मानिए, इन क्रॉसेस को, पनेट स्क्वायर्स को कम से कम 2-2 बार अपने हाथ से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि हर प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगी। कीप प्रैक्टिसिंग।
This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले पार्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए।